हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है पहले हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलन में था, लेकिन धीरे धीरे में रियलाइज हुआ उसकी इतने ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ा ड्रॉबैक था वो था पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि लॉस होने के केस में उनके घर तक बिक सकते थे। इनफैक्ट बहुत बार नीलाम होते थे, उनकी पर्सनल एसेट्स हैं वो नीलाम हुआ करती थी लॉस को रिकवर करने के लिए। सो एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था कंपनी। अब कंपनी में क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, लीगल कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 2008 में हम एक सेफर ऑप्शन लेके आए जिसका नाम रखा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें क्या है, एलएलपी में बेसिकली बच्चों दोनों चीज़ें, पार्टनरशिप और कंपनी, दोनों के फीचर्स जो अच्छे मेरिट्स उनको जोड़ के हमारी एलएलपी बनी। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछे तो ये पार्टनरशिप एक्ट 2008 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एन में इसकी डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी है, बट आप इसको बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो एज मीनिंग। तो क्या बोलता है ये एलएलपी क्या है, अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अगर आप एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, इस एक्ट के तहत रजिस्टर कर रहे हो, उसको आप बोलोगे एलएलपी। तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हो आप इसको, आप कह सकते हो मीनिंग ऑफ एलएलपी में बच्चों एक ऐसा बिजनेस है जो कंबाइन करता है पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के एडवांटेज, उसको आप बोलोगे एलएलपी। दोनों के एडवांटेजेस कैसे, जैसे कंपनी में हमारा एडवांटेज होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है। इसी तरीके से यहाँ पे एलएलपी को अलग माना जाएगा और पार्टनर्स जो होंगे पार्टनरशिप एक्ट में यहाँ पे उनको अलग माना जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी गई है। लॉ की नज़र में एलएलपी का एक अलग एग्जिस्टेंस होगा, वो अलग एंटिटी मानी जाएगी, पार्टनर्स से बिल्कुल अलग। दूसरा, हमारे यहाँ पे फायदा आ गया, पार्टनर्स के पास हो गई अब लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, इसका मतलब अगर चाहे लॉस कितना भी बड़ा हो जाए, पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स है वो अब सेफ रहेंगी। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन, जैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी आई, साथ में एक फायदा और आ गया हमारे पास एलएलपी में, वो आया परपेचुअल सक्सेशन का। मतलब कि पार्टनर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके रिटायरमेंट का, उनके एडमिशन का एलएलपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना। एलएलपी चलती रहेगी, एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक उसको प्रॉपरली डिसॉल्व ना किया जाए। इसके अलावा किसके द्वारा गवर्न होता है, ऑफ कोर्स एलएलपी गवर्न होती है एलएलपी एक्ट 2008 के द्वारा। देखो वैसे तो देखो एलएलपी सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज होती है, या कोई आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो उस पे यूज होती है, स्मॉल बिजनेसेस ज्यादा एलएलपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ एलएलपी। अब एलएलपी में किसके फीचर्स होंगे बच्चों, दोनों चीज़ों के फीचर्स होंगे, पार्टनरशिप के भी फीचर्स होंगे, कंपनी के भी फीचर्स होंगे। इसमें सबसे पहले है सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कि अभी मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था कि एक एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अलग पहचान होती है अपनी पार्टनर्स से। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नाम आ जाए बच्चों, वहीं से समझ जाओ कि लॉ की नज़र में एलएलपी को अलग देखा जाएगा, वो एंटिटी अलग मानी जाएगी, पार्टनर्स और एलएलपी को एक नहीं माना जाएगा। अब एलएलपी अपने नाम पे जैसी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी अब खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, लायबिलिटी अब एलएलपी के नाम पे होंगी, सारी चीज़ें अपने नाम पे वो कर सकती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, देखिए बच्चे, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अब उनकी जितना कंट्रीब्यूशन है पार्टनर्स का वहीं तक वो लायबल है, अब उनके पर्सनल एसेट्स एलएलपी के लायबिलिटीज के लिए लायबल नहीं होते, वो सेफ होते हैं अब। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। देखिए परपेचुअल सक्सेशन मतलब एलएलपी कंटिन्यू रहेगी एग्जिस्टेंस में, चाहे पार्टनर्स आए जाए, इससे एलएलपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना। नेक्स्ट इज मिनिमम 2 पार्टनर्स। देखिए एलएलपी में मिनिमम, अगर आपको स्टार्ट करना है बेसिकली एलएलपी, तो कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। देखिए पार्टनर्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हर कोई लीगल कंप्लायंस नहीं करता। यहाँ पे एलएलपी में एक टर्म बनाई गई है जिसको बोला गया है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये वो पार्टनर्स होते हैं जो लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी इनकी है, जितने भी लीगल कंप्लायंस है जिम्मेदारी इनकी होगी। तो हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए।
नेक्स्ट इज LLP एग्रीमेंट, जैसे कि पार्टनरशिप में होता था पहले, वही अभी यहाँ पे भी होता है कि कैसे काम करेगी LLP, पार्टनर्स का क्या रिलेशनशिप होगा, वो सारा एग्रीमेंट के द्वारा ही गवर्न होता है। नेक्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट। बच्चों LLP का जो स्टेटस है ना कंपनी जैसा ही होता है, क्योंकि उसको सेपरेट लीगल एंटिटी का एग्जिस्टेंस मिल गया, रिकॉग्निशन मिल गया, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में ही देखा जाता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखिए आप जानते हैं LLP कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, सांस नहीं ले सकती है, बट यस ये पार्टनर्स के थ्रू ऑपरेट करती है जो उसके ब्रेन के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट इज नो म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन पार्टनर्स। देखिए पहले क्या होता था, पार्टनर्स एक दूसरे को भी बाइंड करते थे अपने एक्शन से, बट अब ऐसा नहीं है। अब पार्टनर्स अपने एक्शन से सिर्फ LLP को बाइंड करेंगे, दूसरे पार्टनर्स के अब वो एजेंट के रूप में काम नहीं करते। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट। देखिए ये जो पार्टनर्स की LLP है वो अपने हिसाब से बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, उस हिसाब से एग्रीमेंट बनाओ, उसके हिसाब से बिजनेस मैनेज करो, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट में बनी रहती है। नेक्स्ट इज लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम कंपनी बनाते हैं तो बच्चों उसमें तो बहुत ज्यादा कंप्लायंस हमें पूरे करने होते हैं, बट यहाँ पे LLP के केस में कम हमारे कंप्लायंस होते हैं, जिसकी वजह से इसको ऑपरेट करना कहीं आसान है। नेक्स्ट कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। देखिए LLP की अलग एग्जिस्टेंस है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ की नजर में, तो यस LLP अपने नाम से अब लीगल एक्शन ले सकते हैं, किसी के अगेंस्ट लेना है। पहले क्या होता था पार्टनरशिप में पार्टनर्स के नाम पे एक्शंस लिए जाते थे, या अगर कोई केस कर रहे तो पार्टनर्स के नाम पे कर रहा था, जिसकी वजह से उनके बहुत बड़ा रिस्क रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब LLP पे केस होगा, किसी को केस करना है, अगर LLP किसी पे केस करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। नेक्स्ट इज ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी होने का ये बेनिफिट हो जाता है, अब अपने नाम पे ही LLP एसेट्स भी ले सकती है और उसके नाम पे ही लायबिलिटी होंगी, पार्टनर्स के नाम पे नहीं होती है। बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है LLP क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये भी पूछा जा सकता है LLP की फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन के बारे में बताइए। तो इस वीडियो में तो अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन के बारे में, अगले में हम इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो LLP फॉर्म कैसे होती है। देखिए फॉर्मेशन का मतलब पहले तो बात तो एक प्रोसेस है LLP की फॉर्मेशन, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग आए, ओके उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा एज LLP अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ LLP एक्ट 2008। इसको आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ LLP, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, वो डिसाइड करेंगे कि पार्टनर्स कौन होंगे, LLP एग्रीमेंट प्रिपेयर करेंगे, जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन से पहले उसको पूरा करेंगे, उसके बाद में उसको इनकॉर्पोरेट कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स। ओके सबसे पहले तो देखो फॉर्मेशन करनी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन पर्सन फॉर्म कर सकते हैं। इतना तो हमें पता लग गया कि भाई कम से कम दो या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए फॉर्मेशन के लिए। अब वो लोग कौन कौन से होते हैं, हमारे लॉ में पर्सन यहाँ पे बोला गया है LLP के लिए इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को कि कंपनी भी LLP में पार्टनर बन सकती है, दूसरी LLPs भी पार्टनर बन सकती है, या कोई फॉरेन नेशनल भी पार्टनर बन सकता है सब्जेक्ट टू द लॉज। बट हाँ ऑफ कोर्स जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में ही एंटर नहीं कर सकते, कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो लोग LLP फॉर्म नहीं कर सकते। ये तो हम पहले भी जानते हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कौन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, कौन नहीं बन सकता। भाई माइनर को राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को राइट नहीं है, कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है वो कंपिटेंट नहीं है, या ऐसा कोई पर्सन जिसको लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया है वो भी कंपिटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो LLP इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसमें भी एंटर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर आप LLP फॉर्म करना चाहते हैं तो कितने लोग की आपको जरूरत होगी बच्चों, कम से कम तो दो। ऑफ कोर्स मैक्सिमम पार्टनर्स पे लिमिट नहीं लगाई गई है। एक बात हमें ध्यान रखनी होती है, देखो कम से कम दो होंगे तभी LLP का बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लो दो से कम चली गई संख्या और इसके बाद भी LLP 6 महीने से ज्यादा काम करती रही, तो जो पार्टनर बच जाएगा वो आप पर्सनली लायबल होगा, लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो बेनिफिट मिल रहा था वो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन ये 6 महीने का उसके पास टाइम होता है, तब तक जो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसको पूरा कर सकता है।
नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन के लिए बच्चों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हमें चाहिए होते हैं। हर एलएलपी के लिए कंपलसरी होता है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम में वो बता देंगे अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो होंगे जो लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी। अगर अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, इनको ठहराया जाएगा। तो देखो क्या होता है, कम से कम 2 हमारे पास डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिनमें से एक एटलीस्ट रेजिडेंट हो इंडिया का, उसको हम बोलेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो DPIN ले ले, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करा ले, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की पोर्टल पे हमें मिल जाता है। ये क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, जितना भी रिकॉर्ड है मेंटेन करने का काम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होगा। जो भी लॉ के कंप्लायंस है सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर ही पूरा करेंगे। देखो बच्चों, आप बना रहे हो LLP, एक अलग एंटिटी बना रहे हो, सेपरेट लीगल एंटिटी बना रहे हो, तो उसका नाम तो होना चाहिए। तो पार्टनर्स को एक सुटेबल नेम यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होता है। जब भी हम किसी कंपनी या LLP का नाम सिलेक्ट करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि वो अलग हो बाकियों से, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कंपनी या LLP उनके जैसा ना हो, ताकि कस्टमर्स के या किसी थर्ड पार्टी के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। आइडेंटिकल होता है तो क्या होता है, अगर एक की कोई बैड रेपुटेशन है तो सेम नाम वाले दूसरे की रेपुटेशन पे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नाम आइडेंटिकल ना हो एग्जिस्टिंग किसी भी कंपनी या LLP से। दूसरा, किसी भी ट्रेडमार्क लॉ को वायलेट नहीं किया गया हो नाम के द्वारा। कभी भी जो नाम रखा जाता है LLP का, उसके एंड में सफिक्स लगता है LLP। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया है, अगर मान लो ABC कंसल्टेंट्स नाम से हम LLP खोल रहे हैं तो एंड में नाम में लगेगा LLP, और नाम कभी भी मिसलीडिंग या फिर इलीगल नहीं होना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज जो हमें LLP की फॉर्मेशन के लिए चाहिए, वो चाहिए एक ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। ये वो एड्रेस होता है बच्चों जहाँ पे जितने भी लीगल कम्युनिकेशन है, कोई भी नोटिस भेजा जाएगा तो भाई इस एड्रेस पे भेजा जाएगा। तो एक कंपलसरी एक ऑफिशियल एड्रेस आपका होना चाहिए। इसके लिए हम नेसेसरी प्रूफ भी लगाते हैं, जैसे कि कोई भी रेंट एग्रीमेंट या ऑनरशिप प्रूफ, कोई यूटिलिटी बिल या ऑनर के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोग सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमें ज़रूरत है LLP को फॉर्म करने के लिए, वो है LLP एग्रीमेंट। बच्चों, जैसे हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपने पढ़ा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्म होता था, जिसके द्वारा ही पूरी पार्टनरशिप ऑपरेट होती थी। वैसे ही यहाँ पे भी LLP एग्रीमेंट हमारा बनाना इम्पॉर्टेंट है। ये एग्रीमेंट हमारा जो पार्टनर्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप, पार्टनर्स और LLP के बीच का रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करेगा। इसका अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हम बाद में करेंगे। सो बेसिकली इस एग्रीमेंट में होता क्या, जो पहली चीजें होती थी वही अब है बच्चों। जो भी पार्टनरशिप फर्म यहाँ बना रहे हो, आप LLP बना रहे हो, उसका नाम क्या होगा, कौन सा बिजनेस करेंगे, पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगी, पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर कोई पार्टनर रिमूव हो रहा है, रिटायर हो रहा है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, या फिर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो रिजोल्यूशन मेथड क्या रहेगा। ये सारा एग्रीमेंट में मेंशन होता है। जब आप इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कराते हैं LLP का, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये एग्रीमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करना होता है। अगर देखो, वैसे तो एग्रीमेंट बनाते हैं सब, लेकिन इन केस अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में जो LLP एक्ट में जो रूल्स दिए गए हैं वो डिफॉल्ट अप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए फॉर्मेशन के लिए कैपिटल। देखिए यहाँ पे शेयर्स नहीं होते, पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं LLP में। अब वो कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, या तो हो सकता है भाई कोई कैश लेके आ रहा है, प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, कोई टेंजिबल एसेट्स भी लेके आ सकता है, और कोई इंटेंजिबल एसेट गुडविल पेटेंट वगैरह भी लेके आ सकते हैं। अब जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है वो डिटरमाइन करता है कि इनका प्रॉफिट में क्या शेयर होगा या फिर लाइबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंशन टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। बच्चों, अगर आपको LLP फॉर्म करनी है तो जो भी आप LLP यहाँ पे फॉर्म करने जा रहे हो, उसका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कभी भी किसी भी इलीगल एक्टिविटीज के लिए अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो LLP नहीं मानी जाती, आपको बेनिफिट्स LLP के यहाँ पे नहीं मिलेंगे उस केस में। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट ऑफ पार्टनर्स। देखिए बच्चों, पार्टनरशिप यहाँ पे क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में हमें चाहिए होती है फ्री कंसेंट।
तो यहाँ पे भी हमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी रिटर्न कंसेंट चाहिए होंगी कि वो अपनी मर्जी से पार्टनर बनना चाहते हैं या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाह रहे हैं। सो ये रिटर्न कंसेंट से उनका जो वॉलंटरी एक्सेप्टेंस है कि रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने का, वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। So students, that is all about definition, meaning, features and formation of LLP। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।